की चर्चा करेंगे दो मैप के माध्यम से। अभी जो महासागरीय जल के ताप का हम लोग वितरण करने जो जा रहे हैं, यह है ऊर्ध्वाधर वितरण। इसका शीर्षक है कि महासागरीय जल के ताप का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन एरिया। तो ये दिखा रहे हैं आपको कि कैसे जब गहराई बढ़ती है महासागरीय जल के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो ताप में किस प्रकार का अंतर पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे ये जो व्हाइट वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा अथवा दीर्घवृत्त अथवा इसको हम मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में है जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए घड़ियाल रह सकता है और इसलिए इसको मकर रेखा कहते हैं। और ये चूंकि ध्रुव क्षेत्र है, साउथ पोल है, तो ध्रुव के ठीक ऊपर उप ध्रुवीय क्षेत्र सब पोलर एरिया भी कहा जाता है। तो ये हो गया उप ध्रुवीय क्षेत्र जो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। और यहाँ जो है कम पानी रहता है, इसलिए ये है आपका कर्क रेखा जो सारी केकड़ा रेखा जो 23.5 डिग्री पर है। फिर आपका ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, तो ये हो गया आपका उप ध्रुवीय क्षेत्र। अभी एक रीजन बताएंगे कि कैसे इनकी गहराई बढ़ने से ताप में सिमिलरिटी दिखाई पड़ती है। और ये जो एरिया है आपका, अगर इसका हम ले लेते हैं ठीक इसी ढंग से, इस क्षेत्र को ले लें, इसी ढंग से हम विषुवत रेखा को ले लें, उप ध्रुवीय क्षेत्र को ले लें या फिर ध्रुव को ले लें, इन सबको अगर गहराई बढ़ती है तो ताप कभी बेसी होता है, कभी ताप कम होता है। कैसे? ये सबसे ऊपर हम लिखते हैं कि सबसे ऊपर जो होगा आपका ताप वह कम होगा, लेकिन जैसे थोड़ी सी गहराई बढ़ेगी ये ताप अधिक होगा। ठीक इसी ढंग से थोड़ी सी और गहराई बढ़ाएंगे तो फिर ताप कम होगा, फिर गहराई बढ़ाएंगे तो ताप अधिक कम होगा, ताप अधिक कम होगा, माने अधिक नहीं माने ज़्यादा कम होगा, ये कहने का सेंस है समझने के लिए। और ये जो है बहुत कम होगा। ठीक है, यहाँ अधिक कम का सेंस समझाने के लिए है कि इसकी तुलना में थोड़ा और घटेगा और यहाँ घटेगा। अगर यहाँ टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा कलर चेंज कर लें आपको दिक्कत ना हो। यहाँ है आपका 32 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ गहराई बढ़ने से हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। फिर नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, और नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, और नीचे आएंगे तो 1.6 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम हो जाता है महासागरीय मीटर के पास का टेम्परेचर। क्यों होता है ये भी कारण बताएंगे। लेकिन ये दो रेखाएं जो आप देख रहे हैं, कर्क रेखा मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें यहाँ होता है टेम्परेचर आपका 36 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा गहराई बढ़ने पर 34 डिग्री सेल्सियस, और गहराई बढ़ने पर 32 डिग्री सेल्सियस। और इस ढंग से अगर हम बढ़ते जाते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 1.6 डिग्री सेल्सियस, यानी ये लगातार कम होते जाता है। यहाँ देखेंगे कर्क रेखा पर मकर रेखा पर गहराई बढ़ने से टेम्परेचर लगातार एक सिस्टमेटिक डाउन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन आप उत्तरी ध्रुव पर देखेंगे ऊपरी भाग में टेम्परेचर कम, नीचे जाएंगे अधिक, फिर कम 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 बहुत कम। इसी ढंग से उप ध्रुवीय वृत्त में ऊपर कम, नीचे अधिक, फिर कम 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 बहुत कम। इसी ढंग से आप विषुवत रेखा पर आएंगे, ऊपर कम, फिर अधिक, फिर नीचे कम 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 बहुत कम। इसी ढंग से आप अगर उप ध्रुवीय दक्षिणी गोलार्ध 66.5 डिग्री पर जाएंगे, ऊपर कम, नीचे अधिक, कम 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 बहुत कम।
दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे, ऊपर कम, नीचे अधिक, फिर कम 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 कम, बहुत कम। क्यों होता है ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो है सूर्य के ताप से वाष्पीकरण भी होते हैं, और जहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहाँ संघनन की क्रिया होगी, और संघनन की क्रिया होगी तो निश्चित रूप से वृष्टि होगी, तो इवोपरेशन होगा, और ऊपर जाएगा बादल तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो निश्चित रूप से आपके रेनफॉलिंग होगी या वाटर फॉलिंग होगी। तो यहाँ देखेंगे कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज्यादा मिला। अब जो भी पृथ्वी के सतह पर पानी है वाष्प बना, वाष्प बन के ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, धीरे 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 टेम्परेचर चूंकि ऊपर कम होता है, पृथ्वी के सतह पर टेम्परेचर जो होता है, आप 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। आंकड़ा याद रखिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से बादल का जो बनना है, खैर सतह पर भी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, जो सतह पर बनता है उसको हम लोग कोहरा कुहासा कहते हैं। और रात को देखिएगा वो शीत के रूप में वर्षा भी हो जाता है। जब हवा मंद चले, आसमान साफ हो, गर्मी निकल जाए, तो वायुमंडल में आर्द्रता जो है वो जल के कण में बदल कर दूब घास वगैरह पर देखे होंगे शीत पड़ा हुआ रहता है। जाड़े के दिनों में शीत ज्यादा गिरता है, तो इधर से वो भी एक बादल ही है जो नीचे से आराम से गिर जाता है। वही थोड़ा ऊपर उठ गया कोहरा कुहासा तो बादल हो गया। अब बादल जो है ये भी कई प्रकार के होते हैं, मूल 3 होते हैं। एक होता है स्तरी मेघ, दूसरा होता है पच्छाभ मेघ, तीसरा होता है कपासी मेघ। स्तरी मेघ नीचे होता है 4 से 6 किलोमीटर, और आपके कपासी मेघ 6 से 8 किलोमीटर तक चला जाता है, और पच्छाभ मेघ तो वर्षा करबे नहीं करता, ये होता है 10 से 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक बादल बनता है। इससे ज्यादा ऊपर कभी कभी जाता है जब चक्रवात आते हैं, वो भी बहुत बड़ा माने महाचक्रवात आएगा तब, ऐसे नहीं जाएगा आपको। तो कहने का यहाँ अर्थ है कि वैसे वायुमंडल तो बहुत ऊंचे तक है, 3600 किलोमीटर तक तो ऐसे सामान्य वायुमंडल है। अच्छी अवस्था में रीडिंग करेंगे तो ये 10,000 किलोमीटर तक भी चला जाता है। तो इस तरीके से मात्र 12 किलोमीटर तक सिस्टमेटिक जो है आपके बादल बनते हैं। अब 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, और 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सोचिए कि अगर 1 किलोमीटर भी हम ऊपर गए तो इसका मतलब है 6 डिग्री घट जाएगा। तो जो हम 12 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर -80 डिग्री हो जाता है। यानी इस जमीन से सतह से हम 12 किलोमीटर ऊपर उघारे चल जाएं तब पक्का आइसक्रीम बन जाएंगे। -80 पर आइसक्रीम नहीं हो जाएंगे, तो आइसक्रीम हो जाएंगे, इतना ठंडा ऊपर है। हम लोग बच्चे थे तो सोचते थे कि ऊंचाई बढ़ने पर सूरज के घाम और लगेगा, ना ऊपर ठंडा लगेगा, तभी पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर ठंडा लगता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर कम होता है। अब रहा कि यहाँ से जो उड़ा वो ठंडा होकर यहाँ वर्षा किया, तो अगर वर्षा करेगा तो ऊपर से कैसा पानी आता है, एकदम खोलता खोलता गिरता है कि नहीं? हाँ, कभी भी खोलता हुआ वर्षा हुआ है का? तो फिर क्या कह दिए, हाँ मास्टर जो पढ़ाएगा बोल देंगे, तो दिमाग तो लगाएंगे। तो इस तरीके से कनीज फैज जी बोली है कि हाँ हम देख भी रहे थे कि उनका चेहरा मास्टर के सपोर्ट में था, दिमाग के सपोर्ट में नहीं था। तो यहाँ से जितने भी आज तक बारिश हुए हैं, बारिश के जल क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, और कई बार तो इतने ठंडे होते हैं कि बर्फबारी भी आ जाता है, बर्फ गिरने लगते हैं। तो यहाँ से ऊपर गए, उष्मा को खो दिए, अब फिर ठंडा होकर गिरे, तो जहाँ गिरेंगे वहां का पानी क्या होगा, ठंडा। तो ऊपरी भाग में विषुवत रेखा पर क्या होगा, ठंडा, यानी कि कम गर्म। देखिए तो लिखे हैं कम, ताप क्या होगा, कम, 32 डिग्री होगा, जबकि पानी के टेम्परेचर उस समय 37, 38, 39 होता है। तो इस ढंग से समझाने के लिए वहां आंकड़ा लिखे हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो यहाँ ठंडा कर दिया, लेकिन ऊपरवे के ना ठंडा होगा, बारिश होगा तो कितना पानी करेगा, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, नीचों के फेटा उठा जाएगा तो 1 मीटर तक ठंडा रहेगा। तो जैसे ऊपर से गए तो ठंडा, और नीचे गए तो फिर गरम, क्योंकि गरम गर्मी के कारण दिन भर रहा है, तो गरम उसके नीचे फिर जाएंगे तो ठंडा 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 ठंडा।
ठीक इसी ढंग से यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ भी वर्षा होती है। इधर से आने वाले पछुआ पवन और इधर से ध्रुवीय पवन दोनों जब टकराते हैं तो ऊपर उठते हैं और फिर बादल बनते हैं। यहाँ झमाझम झम झमाझम झम, यहाँ भी यही कंडीशन है। यहाँ भी इधर से पछुआ पवन और उधर से ध्रुवीय पवन दोनों आते हैं, उड़ जाता है और बादल बनते हैं झमाझम झम पानी। तो यहाँ भी नियमित वर्षा होती है, विषुवत रेखा पर भी नियमित वर्षा होती है, उपध्रुवीय क्षेत्र में भी नियमित वर्षा होती है। तो वर्षा होने के कारण ऊपर से शुद्ध जल की पूर्ति भी हो जाता है और ऊपर का सतह का पानी ठंडा, लेकिन नीचे फिर गरम और उसके बाद ठंडा 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 ठंडा। वही तो लिखे हैं, ऊपर कम, नीचे अधिक, उसके बाद बहुत अधिक और फिर सर्वाधिक। तो इधर से नीचे बढ़ने से टेम्परेचर पहले ऊपर कम, उसके नीचे ज्यादा और उसके नीचे कम 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 कम। अब रहा कि सबसे नीचे जाकर जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, मात्र 1800 मीटर तक नीचे पहुंचती है, तो फिर 4000 मीटर नीचे का तो बर्फ होना चाहिए। नहीं, पृथ्वी की अपनी गर्मी भी तो है। पृथ्वी के अंदर इसमें जाते हैं तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इस ढंग से केंद्र पर जाने पर 2000 से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर होता है। तो उसका भी तो गर्मी है। उस गर्मी से जो नीतल का जल है उसका एवरेज टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे कम नहीं होगा। अब बर्फ के लिए क्या चाहिए? 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब जाके बर्फ होगा, या उससे कम चाहिए तब बर्फ होगा। तो समुद्र के नीचे की तलहटी का जल भी बर्फ नहीं होता। अब देखिए यहाँ तो वर्षा नहीं होती है, ऊपर भी यहाँ भी वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वाष्पीकरण होबे नहीं करता है ध्रुव पर। लेकिन ठंडा जो होता है तो बर्फ क्या होता है आपका? हल्का, इसलिए ऊपरी भाग में वो आ जाता है। तो यहाँ भी ठंडा, ऊपर भी ठंडा, तो ऊपरी भाग में ठंडा यानी कम गर्म, और जैसे नीचे गए तब पानी, बर्फ के नीचे पानी रहता है तब गर्म, और फिर ठंडा 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 ठंडा। तो इस तरीके से विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय, दक्षिणी गोलार्ध के उपध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, यहाँ के सब के जो ताप का अगर ऊर्ध्वाधर वितरण करेंगे तो ऊपरी भाग में टेम्परेचर कम, उसके नीचे ज्यादा, और फिर कम 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 कम। जबकि यहाँ शुद्ध जल की पूर्ति नहीं होती। संसार के जितने भी मरुस्थल है, ये आपको छोड़ दीजिए केवल चीन का मरुस्थल, तो जो वृष्टि छाया में पड़ेगा वहीं पर थोड़ा सा मरुस्थल बन सकता है। बाकी ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा मकर रेखा पर वायु दाब ज्यादा रहता है, और जहाँ वायु दाब ज्यादा होगा वहाँ वाष्पीकरण कम होगा, वहाँ बादल ऊपर बनबे नहीं करेगा, और बादल नहीं बनेगा तो वृष्टि नहीं होगी, और वृष्टि नहीं होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, और पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो रेगिस्तान हो जाएगा। तो संसार के जितने भी रेगिस्तान है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, भारत का हो, सहारा मरुस्थल हो, ये सब कर्क मकर रेखा पर ही है, जान लीजिएगा। अब एगो दो एक्सेप्शनल है, जैसे मंगोलिया का जो रेगिस्तान क्षेत्र है वो अलग है, वो वृष्टि छाया में पड़ता है। ठीक इसी ढंग से अटकामा मरुस्थल है, वो भी थोड़ा सा वृष्टि छाया पड़ता है। तो एगो दो छोड़कर बाकी सारे मरुस्थलीय क्षेत्र कर्क मकर, क्योंकि वर्षा होती नहीं है। अब वर्षा नहीं होगी तो शुद्ध जल की पूर्ति नहीं होगी, अब पूर्ति नहीं होगी तो पानी ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा तो ऊपरी भाग का पानी गर्म होगा, तो ऊपरी गर्म और नीचे ठंडा 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 ठंडा। वही तो यहाँ लिखे हैं कि यहाँ देखेंगे ज्यादा, कम 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 कम। तो ये लगातार घटेगा, लेकिन इसमें पहले घटेगा और तब नीचे जाएंगे तब बढ़ेगा और तब धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये किसी भी एक स्थल का ऊर्ध्वाधर, जैसे है मैं विषुवत रेखा पर छेद किए तो सबसे ऊपर कम, नीचे गए तो ज्यादा, और नीचे गए तो कम 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 कम। बस समझ रहे हैं ना, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्षैतिज वितरण ऐसे होता है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ये ऊपरे ऊपरे होता है, इसको क्षैतिज वितरण करते हैं हम लोग। तो क्षैतिज वितरण में विषुवत रेखा पर सूर्यातप ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, और ध्रुव पर कम, तो ध्रुव पर आपका कम। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ताप, महासागरीय जल के ताप कम होते जाते हैं। विषुवत रेखा से जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं महासागरीय जल के ताप बढ़ते जाते हैं। क्या होता है? फिर फंसा है ना, कम होते जाते। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ताप क्या होगा?
विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ताप क्या होगा, कम होगा। तो हम गलत बोल देंगे तो गलत भी बोलिएगा। आप अपने मेमोरी पर विश्वास कीजिए, हमारे चढ़ाने बनाने पर गोए तो गोए। फिर से सुनेंगे, अगर कर्क रेखा पर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ताप क्या होगा, विषुवत रेखा पर ना पहले कम तब अधिक तब कम 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 कम, उपध्रुवीय वृत्त पर कम फिर कम 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 कम, ध्रुव पर कम फिर नीचे, फिर मकर रेखा पर कम फिर अधिक फिर कम कम कम, दक्षिणी ध्रुव पर ना मकर रेखा पर हो गया अधिक से कम, यानी अधिक तब कम कम कम, उपध्रुवीय वृत्त कम फिर अधिक फिर दक्षिणी ध्रुव पर कम फिर अधिक फिर। तो ये आप क्षैतिज देख रहे, बल्कि ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं। क्षैतिज में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आए तो कम होते जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो कम होते जाएगा। ऊपरी भाग में जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा और यहाँ क्या होगा, तबे तो यहाँ बर्फ होता है। यहाँ कहाँ विषुवत रेखा पर बर्फ होता है, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा। जी जी, तो देखिए इनका मस्ती से आंख बंद करके ही कौन पढ़ाई है। चलिए छोड़ दीजिए, तो एक बार घुमा दीजिए। यहाँ पढ़ाने के दौरान बच्चों के नींद का भी ध्यान रखना पड़ता है, जबकि लाइन कटा हुआ है, इसके बावजूद भी बच्चे एकदम मस्त निद्रा में हैं, अरे मुंह में उंगली डाले हुए हैं। बहुत गलत बात है, ऐसा न करें। आप क्लास में बैठे हैं तो एकदम फोकस टीचर पर रखें, और सोएंगे तो स्टडी पॉइंट सोने देगा आपको, सवाल नहीं होता है, जगना नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये ताप का वितरण जो देख रहे हैं आप पृथ्वी पर, वो आपके पृथ्वी के जल का ताप, यानी महासागरीय जल के ताप 99.9% सूर्यातप से प्रभावित होता है, यानी सूर्य की रोशनी से। लेकिन 0.1% जो है या 0.01% जो है ये पृथ्वी के आंतरिक ताप से भी प्रभावित होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है वो 1800 मीटर तक ही समुद्र के पानी में जा पाती है, उसके नीचे सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती, और इसलिए वहां विकिरणीय प्रभाव से ताप नहीं पहुंच पाता। फिर भी जो है निकल एवरेज 4 किलोमीटर होने के बावजूद भी वहां बर्फ नहीं पाया जाता है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि पृथ्वी के ताप से महासागरीय जल का ताप निचले भाग में तापशील बना रहता है। ठीक है, तो आते हैं फिर इसको नोट कर लेते हैं। ठीक करके धन्यवाद, नमस्कार।